अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं हेलो गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। वी होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारे सब्सक्राइबर ने जो है हमें इसका लिंक शेयर किया था। वीडियो का नेम है चाइना द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। देशभक्ति इंडियन ही आई गेस कोई यूट्यूबर हैं या जर्नलिस्ट होंगे, तो उनकी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या आपको याद है 15 जून 2020 को क्या हुआ था? नहीं? चलिए, गलती आपकी नहीं है। इंटरनेट के जमाने में हमें क्या याद रहता है आजकल? हम तो अपने फ्रेंड्स का बर्थडे भी फेसबुक से निकालते हैं, है ना? है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 15 जून 2020 को गालवान वैली में हमारे देश के 20 बहादुर जवान PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी या फिर चाइनीज आर्मी कह लीजिए, उनके हाथ शहीद हो गए। देश में इस मामले को लेकर तब काफी गहमा गहमी थी। सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे थे। चाइना की तरफ से पहले तो कोई लॉस ऑफ लाइफ की खबर ही नहीं आई। टिपिकल चाइना बिहेवियर। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हमारे यहां से 4 मौतें हुई हैं, लेकिन पूरा सच कभी बाहर नहीं आया। अब करीबन 2 साल बाद ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर द क्लैक्सन ने यह दावा किया है कि 15 जून की उस रात को PLA के करीबन 40 जवान नदी पार करते समय, भागते समय उस क्रम में नदी में डूब के मर गए। उनका कहना है कि यह इन्वेस्टिगेशन उन्होंने 1 साल तक चाइनीज ब्लॉगर्स, सिटीजन्स के वीडियो अकाउंट्स और मीडिया के डिलीटेड रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करके निकाला है। तो बात यह है कि 4 हो या 40, नुकसान चाइना को भी होता है और अब नुकसान को चाइना प्रोपोगेंडा भी बना रहा है। गलवान घटना में जो PLA के कमांडर थे तब, वो आज ओलंपिक्स में चाइना के टॉर्च बियरर घूमे बन रहे हैं। इस वजह से भारत ने चाइना का विंटर ओलंपिक्स भी डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है। पर चाइना इन बॉर्डर स्कर्मिशेस में पड़ती क्यों है? इस जमीन की कोई कमी है क्या उस देश में? उनका हमारे साथ ही डिस्प्यूट है या और भी बहुत सारे देशों के साथ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है? और चाइना को आखिर जवाब कौन देगा? एक ही तो हमारा देश है, लेकिन हमें तो यह पाठ पढ़ाया जाता है कि हमारी जमीन पर किसी ने कदम ही नहीं रखा, तो जवाब किस बात का देंगे? अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड फेंसेस मेक फॉर गुड नेबर्स। मतलब अरे जहां 2 पड़ोसी अपना अपना एरिया उनको मालूम होता है, डिमार्केटेड होता है, वहां विवाद होने की संभावना कम होती है। और जब यह एरिया क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होता है, कोई फेंस नहीं होती है, तो विवाद की संभावना बढ़ जाती है। इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है वो LAC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन एक्चुअली डिफाइंड नहीं है, तो कंट्रोल किसके हाथ में है ये एकदम क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ये कहीं डिलिनेटेड नहीं है, कहीं डिमार्केटेड नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बस एक रफ आइडिया है जिसके आधार पर हम जानते हैं कि हमारा मौजूदा एरिया ऑफ कंट्रोल कहां तक है और चाइना का कहां तक है, और उसके बीच में थोड़ा नो मैन्स लैंड भी था। और हम मानते हैं कि यह स्टेटस को तब तक मेंटेन हमें रखना चाहिए, भारत को रखना चाहिए, जब तक यह बॉर्डर डिस्प्यूट एमिकेबली रिजॉल्व ना हो जाए। लेकिन यह एमिकेबली रिजॉल्व होता दिखता नहीं है। वैसे तो हर दिन नया बखेड़ा चाइना खड़ा कर रही है, लेकिन कंटेंशन मेनली 2 जगहों पर है। पहला, अक्साई चिन यानी लद्दाख का वो हिस्सा जिसे चाइना जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा बताती है। और दूसरा, मैकमोहन लाइन से दक्षिण का वो हिस्सा जो आज अरुणाचल प्रदेश है। ये लाइन 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुई शिमला कन्वेंशन का एक हिस्सा था। अब चाइना कहती है तिब्बत कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं, तो हम ये कन्वेंशन तिब्बत वाला क्यों माने? अरे भाई चाइना, गजब हो यार तुम लोग हैं। मेक इन चाइना करते करते फैक्ट्स इन चाइना, हिस्ट्री इन चाइना भी पूरा बदल डालोगे क्या? है ऐसी मनमानी भी नहीं चलेगी। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट तो हिस्ट्री का हिस्सा है, 1947 से चली आ रही है। लाओ एडिटर, लाओ इसको, नेहरू की गलती लाओ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। हमारे और चाइना के बीच में 1962 में जंग भी हो चुका है। फिर 2014 में जब मौजूदा सरकार आई तब उम्मीद की एक नई किरण सामने आई। लगा कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने 1-2 नहीं बल्कि 18 बार मुलाकात की। दोनों ने साथ में चाय भी पिया, दोनों ने साथ में झूला भी झूले। मीडिया में जय वीरू के दोस्ती के चर्चे भी काफी आम हुए। फिर अचानक गालवान की घटना घटी और इस दोस्ती में आई एक बहुत बड़ी दरार।
गलवान में हमारे जवानों ने चाइना को तो दी कड़ी टक्कर। ये बात अब सामने आ रही है और हमें उन पर बहुत नाज है और फक्र है। लेकिन किसी कारण हेतु मोदी जी इस आघात के बावजूद भी शांत रहे। कुछ अजीब सी फकीरी छा गई उनके ऊपर। यह उम्मीद उनसे थी नहीं हमें। लाल आंख दिखाना तो दूर, घटना के बाद देश को एड्रेस करते हुए उन्होंने चाइना का नाम तक नहीं लिया। यही काम अगर पाकिस्तान करने की सोचता भी ना तो हम हैंडपंप उखाड़ देते। और यहां तक कि देखिए, Hyundai कंपनी ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पे 2 ट्वीट क्या करती है सोशल मीडिया पे। भारत सरकार ने साउथ कोरिया के एम्बेसडर को समन किया, वार्निंग इशू की, लेकिन चाइना का नाम तक नहीं लिया गया इतने बड़े आघात के बाद। यह बात अलग है कि अगर नाम ले भी लेते तो जर्नलिज्म के शाखा पर बैठा हर गुल्लू उसको मास्टर स्ट्रोक बोल देता। और नाम नहीं लिया तो मोदी मीडिया कहेगी भाई कुछ सोच के नहीं लिया गया होगा, यह भी मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य नीति अगेन। पर हद तो तब हो गई जब गालवान के बाद उन्होंने यह कहा, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह स्टेटमेंट काफी विचलित कर देने वाला था। मतलब देश के मुखिया क्या कह रहे हैं, हमारे एरिया में कोई घुसा ही नहीं। क्लैश का कारण फिर क्या था? क्या हम उनके एरिया में जाकर घुसे और मरे? चाइना का तो यही कहना है, चाइना का तो यही दावा है। तो विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया, क्या सुप्रीम लीडर चाइना को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं? अब स्वच्छ भारत अच्छा आइडिया है, लेकिन इतना स्वच्छ क्लीन चिट भी मत दीजिए, और वो भी इतनी आसानी से। मतलब सोचिए, एक विधायक जो क्लीन चिट चाहता है उसको पार्टी बदलनी पड़ती है, तब जाकर वॉशिंग मशीन में घुसकर एकदम सफेदी आती है। जिनपिंग को वो सब भी नहीं करना पड़ा और क्लीन चिट मिल रहा है उसको। अल्टीमेटली मामले में पीएमओ को दखलंदाजी करनी पड़ी और उन्होंने सफाई भी दी। और इस बार सफाई इतनी थी कि ऑफिशियल वीडियो से प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का वो पार्ट ही गायब कर दिया गया जहां उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहां तो कोई आया ही नहीं। अब कोई क्या बोल सकता है? विवाद कैसे हो सकता है जब बोला ही नहीं? सारी साफ सफाई के बावजूद अनफॉर्चुनेटली चाइना का रवैया बदला नहीं है। गालवान से पहले 2017 में डोकलाम और फिर उसके बाद मिलिट्री स्टैंड ऑफ कंटिन्यू कर रहा है। नवंबर 2021 में पेंटागन के हवाले से खबर आई कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में अपना गांव बना दिया। फिर सैटेलाइट इमेजेस देखी गई तो पता चला एक गांव नहीं बनाया है, 2-2 गांव बन गए हैं। चाइना का कहना है कि भाई ये एरिया LAC के नॉर्थ यानी उसके साइड में है जहां चाइना का कब्जा है। लेकिन चाइना ये काम काफी सालों से करती आई है। जहां बॉर्डर डिस्प्यूटेड भी है वहां एक गांव बसा दो और फिर बोल दो अपना है, खत्म डिस्प्यूट। इसे सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक या क्रीपिंग एक्विजिशन भी कहा जाता है मिलिट्री पार्लेंस में। माने धीरे धीरे अपने दुश्मन का जमीन निगलते रहो, कहीं एक टीला यहां, कभी एक गांव वहां। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में सरकार ने पार्लियामेंट को बताया कि चाइना अब पैंगोंग लेक के ऊपर पुल बना रही है, उसी जगह जहां 1962 में उसने उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया था। तो नो मैन्स लैंड हो, डिस्प्यूटेड लैंड हो, ऑक्यूपाइड लैंड हो, चाइना ने कहा सबको हम खा जाएंगे, हजम कर जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। और हद तो तब हो गई है कि जब ये पिछले दिसंबर में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 15 गांवों के नाम बदल दिए। अरे भाई, पहले तो तुम ऐसे में हमारे बॉर्डर में घुसे चले आ रहे हो, अब तुम हमारे सरकार की कोर कॉम्पिटेंसी में घुस रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है। नाम बदलने का काम हमारा है? अरे हमने मुगल सराय को दीन दयाल बना दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया है? हमसे पंगा मत लो, वरना बीजिंग का नाम भी ना बदल के बीजापुर रख देंगे, अखंड भारत का हिस्सा बना देंगे। यू गेट माई पॉइंट? खैर, अब सोचने की बात यह है कि चाइना जो कर रहा है वो सिर्फ हमारे साथ ही कर रहा है या ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं? कितना भुक्कड़ है और उसे करारा जवाब देगा कौन? अभी बताता हूं। देखिए, आज हमारे पास सैम बहादुर जैसे फील्ड मार्शल तो नहीं है, लेकिन एक ही फौज है जो चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है। बाय द वे, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में और सैम मैनेक्शॉ जैसे वीर बहादुर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप उनकी बायोग्राफी मेरा मतलब है सुन सकते हैं कुकू FM पर, जो आज के एपिसोड के स्पॉन्सर्स भी हैं। सिर्फ बायोग्राफीज ही नहीं, दुनिया भर की बेहतरीन किताबें आप इस प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स के माध्यम से, अपने कन्वीनियंस पे, अपने टाइम से। वैसे तो कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन है इस फॉर ₹399, बट क्योंकि
आपने बेल आइकॉन दबाया है, आप सबसे पहले आए हो। सो द फर्स्ट 250 पीपल जो इस वीडियो को देखते हैं और इस नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करते हैं और कुकू एफएम डाउनलोड करते हैं, उन्हें मिलता है फ्लैट 50% ऑफ, यानी 199 रुपए, 199 रुपीज पर आपको मिलता है फुल ईयर ऑफ कुकू एफएम डाउनलोड। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना का डिस्प्यूट सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 17 देशों के साथ अभी चल रहा है। कितना भुक्कड़ है भाई ये देश है। चाइना के लैंड डिस्प्यूट्स हमारे अलावा नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और तिब्बत के साथ हैं। तिब्बत का तो आप सबको पता ही है। चाइना लंबे समय से तिब्बत को अपना बता रही थी, फिर 1950 में आखिरकार उसने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। चाइना की हमसे नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमने दलाई लामा और तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को अपने यहां शरण दी और अब वो हिमाचल के धर्मशाला में है। 2020 में चाइना ने नेपाल के रुई गांव पर जबरन बाउंड्री पिलर हटा के कब्जा कर लिया। मैंने डिस्प्यूटेड भी नहीं था यहां तो, और नेपाल की सरकार मुखदर्शक बनकर बैठी रही। यू नो, बड़ी मछली छोटी मछली एंड ऑल दैट जैज। और म्यांमार के तो चाइना से दोस्ताना संबंध है, पर दिसंबर 2020 में चाइना ने डिसाइड किया कि वो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पे हाईटेक फेंसिंग बनाएंगे। कारण बताया कि कोरोना वायरस के फैलते हुए उसको रोकना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर विदाउट डिटेक्शन बॉर्डर पार हो जाते थे। गजब लॉजिक है? आपदा भी खुद खड़ा करो और उस पर अफसर भी खुद ही ढूंढ लिया। लगता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चाइना में भी सेम है। फिलहाल म्यांमार का रोना यह है कि ये जो फेंसिंग अब हो रहा है वो दोनों देशों के बीच में 1962 में किया गया बॉर्डर पैक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और लाओस ने तो खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, वो भी मेड इन चाइना वाली कुल्हाड़ी। कहने का मतलब यह है कि लाओस कर्ज में डूबा हुआ है और उनका जो टोटल पब्लिक डेट है उसमें आधा हिस्सा चाइना का है। हैशटैग इकोनॉमिक ओरिएंटलिज्म हो रहा है यहां। सिर्फ लाओस ही नहीं, बाय द वे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, खासकर कि साउथ अफ्रीका में, जिसको चाइना ने अपना मोहताज बना लिया है। पूरा का पूरा देश चाइना के नाम गिरवी हो चुका है और वो देश भी अब सोच रहे हैं अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लैंड डिस्प्यूट्स की तरह चाइना के काफी सारे देशों के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स भी हैं। हवा में, पानी में, सब जगह कलेश करो। इंडोनेशिया और चाइना के बीच में नेटुला आइलैंड्स और साउथ चाइना सी को लेकर भी विवाद है। कभी इंडोनेशिया वहां ड्रिलिंग करती है तो चाइना को ऑब्जेक्शन होता है, कभी चाइना वहां फिशिंग करती है तो इंडोनेशिया के गले बात यह नहीं उतरती है। चाइना वियतनाम के पैरासेल आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स को भी क्लेम करता है और इसको लेकर भी दोनों देश के बीच में काफी तनाव चलता रहता है। इनफैक्ट स्पार्टली आइलैंड्स का एरिया जियोपॉलिटिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक आर्चिपेलागो है, यानी आइलैंड्स का एक समूह है जो कि कई देशों के बीचों बीच पड़ता है। तो यहां डिस्प्यूट में चाइना और वियतनाम के अलावा फिलीपींस है, ताइवान है, मलेशिया है, ब्रुनाई भी है। मतलब एकदम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन यहां चल रहा है और जिनपिंग अपने आप को कैप्टन जैक स्पैरो समझकर बैठे हुए हैं। और इतना रायता फैलाने के बाद भी चाइना में एकदम मैंने पुष्पा राज वाला एटीट्यूड है। वो कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा साला। तो सवाल यह है कि जब आप इतना एरोगेंस दिखा रहे हो और जब आप कह रहे हो कि आप नहीं झुकोगे, तो चाइना को लाइन पर फिर कौन लाएगा? अब अगर इन सारे देशों की स्थिति को आप अगर देखें और समझें कि इसमें मजबूत सबसे ज्यादा कौन है मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, तो एक ही देश है और वो है हम। और चाइना को टक्कर दे सकते हैं हम, और सबसे ज्यादा खतरा भी हमें ही है। पर ऐसा करने के लिए चिंटू टाइप कदम लेने बंद करने होंगे, बल्कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार ने चाइना के 267 ऐप्स को बैन कर दिए और गुल्लू मीडिया ने इसे कहा वाह मास्टर स्ट्रोक। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. याद है ना ये वाला है? लोगों ने भी ताव में आके एक दो चाइना के टीवी तोड़ दिए, लेकिन फिर सब भूल गए। सरकार भी कुछ और चीजों में लोगों को डरा भटका के रख दिया। मीनवाइल चाइना के साथ सब चंगासी हो गया। पिछले साल हमने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ करीबन $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट कराया है। गजब है? तो हफ्ते 10 दिन ट्विटर पर #बॉयकॉट चाइना के आगे हम और क्या कर सकते हैं? और वैसे में भी वहां ट्विटर चलता नहीं है, तो पता नहीं हम वहां क्यों लोगों को धमकी दे रहे हैं बैठकर।
हमारा सबसे पहला कदम जो होना चाहिए वो ये है कि गालवान पे पहले जो था वो स्टेटस को रिस्टोर करना। इस पर दोनों देशों की फोर्सेस फिर वापस जाएं उसी स्टेटस पर। ये दो तरीके से हो सकता है, एक मिलिट्री टॉक और दूसरा डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स। वैसे हमारे और चाइना के बीच में 14 बार तो मिलिट्री लेवल टॉक्स हो चुकी है, पर अभी तक नतीजा नहीं निकला है। जहां तक इंटरनेशनल प्रेशर की बात है तो सिचुएशन हमारे अनुकूल है। हाल ही में कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रेशन के खिलाफ बोलना शुरू किया है। लोगों को चाइना का गेम प्लान अब समझ में आ रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है, सबको खा जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से बैकिंग मिल सकती है। इसके कुछ प्रयास हमने अभी बेसिक शुरू किए हैं। जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल आता है, हम अचानक से चाइना से ट्रेड रोक तो नहीं सकते हैं, पर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डिपेंडेंस चाइना के ट्रेड से डेफिनेटली कम हो और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो और सरप्लस बढ़े। माने हम ज्यादा सामान भेजे बतौर कि हम सामान ले अंदर। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हम मानेंगे कि मेक इन इंडिया चल नहीं पाया, फेल हो चुका है। 2021 में एफडीआई भी भारत में फिसल रहा है। बांग्लादेश जैसा देश भी हमसे औसतन आमदनी में आगे बढ़ रहा है। जरूरत यह है कि हम आने वाले सालों में सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी और अपने सुरक्षा डिफेंस पर ध्यान दें। इन सारी चीजों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की जरूरत है, तब जाकर हम चाइना से लोहा ले पाएंगे। अभी 56 वर्सेस जी वाला मैच वन साइडेड है, इसीलिए शायद सरकार भी थोड़ी खामोश है, जबकि दुश्मन हम पर आघात पे आघात किए जा रही है और हमें अटैक करने पर तत्पर है। तो भाई देखिए, आप लोग कहते हो सोल्यूशन नहीं देते हो, तो सोल्यूशन तो दे दिया है, लेकिन अमल कौन करेगा? क्योंकि अभी हालत तो नहीं लग रही है कि कोई चाइना को टक्कर देना चाहता है या देश को तैयार करना चाहता है। हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। अब तो बच्चे भी धार्मिक झगड़ों में घुस गए हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, लोगों का देश से पलायन हो रहा है। ये सब देखकर चाइना जैसा देश पीछे तो नहीं हटेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो गालवान जैसी और घटनाओं को अंजाम देगा। तो और कोई हो ना हो, देश खतरे में है और इस असली खतरे के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। जी तो गाइस, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि चाइना जो है ना वो बार बार बॉर्डर में घुसता है, बार बार वो क्लैशेस करता है। उन्होंने सोल्यूशन जो बताया कि 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना इंडिया ने चाइना से जो है ना इंपोर्ट की है। 100 बिलियन यूएस डॉलर। पाकिस्तान की इकोनॉमी 270 बिलियन यूएस डॉलर है। तो इतने बड़े लेवल पे सबसे पहले तो इस इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने सोल्यूशन बताया। अब पाकिस्तान में भी चाइना ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, पूरी दुनिया में उन्होंने बताया 17-18 मुल्कों में चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपनी बातें उनसे मनवाते हैं। पाकिस्तान में 62 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना ने। तो इसी तरह से चाइना सारे मुल्कों पे ना वो काबिज़ होता जा रहा है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा ये थ्रेट है। जैसा उन्होंने बताया कि अभी से स्टेप उठाने पड़ेंगे चाइना को रोकने के लिए। सबसे पहले तो उनको इस लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे आगे हराना पड़ेगा कि उनसे चीज़ें कम ली जाएं और ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना, ऐप्स को बंद कर देना, इनसे चाइना रुकने वाला नहीं है। बहुत से गांव उन्होंने बताया, 24-25 गांव हैं, उनके नाम चाइना ने चेंज कर दिए हैं। पेंगोन लेक है, वहाँ पे वो ब्रिज बना रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब तक इकॉनमी को बढ़ाया नहीं जाएगा और अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएंगे, जो मेड इन इंडिया है, जिस तरह पाकिस्तान भी अब चाइना से चीज़ें लेता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान खुद से चीज़ें बनाए और ख़ुद से वो चीज़ें लोग यूज़ करें। इसी तरह इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि इंडिया दूसरे मुल्कों से चीज़ें लेना स्टार्ट कर दे, ताकि चाइना जो अपना ट्रैप बना रहा है ना, उसमें सारी दुनिया इस टाइम फंस रही है। तो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त लगी है, बड़े अमेजिंग फैक्ट उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया जो है चाइना को मात दे सकता है। जी तो गाइज़, मुझे तो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख के जो है वो पता चला कि चाइना ने इस तरह से किया है कि अपने 15 जो हैं इंडिया के विलेजेस, उनके नेम चेंज कर दिए और फिर 1-2 विलेजेस बना दिए इंडिया की जो है वो सरहद पे। तो मुझे नहीं पता था इन बातों का। और दूसरा जो है, जो वीडियो बना रहे थे, इनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहे थे। तो जो उन्होंने सोल्यूशन दिया, आई एम श्योर कि इंडिया जो है इस पर जो है वो इसको फॉलो करें और स्टेप लें चाइना के अगेंस्ट। अगर चाइना को बीट करना, चाइना के ट्रैप से बचना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वी होप सो कि यू लाइक आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।